हम अपनी स्लैंग लैंग्वेज में रेशियोज बोलते हैं, बट एक्चुअली द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो चैप्टर का लॉजिक है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हो तो उसका जनरली डजंट मेक मच सेंस। आप उससे प्रिडिक्शंस नहीं कर पाओगे, कंपनी कैसे जा रही है, अच्छी जा रही, बुरी जा रही, ये भी कमेंट नहीं कर पाओगे। तो इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर एग्जैक्टली आपको वो करने में मदद करेगा। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपका एफए में भी है, एमए में भी है, पीएम में भी है, एफएम में भी है, एफआर में भी है, एसबीआर में भी है, एपीएम में भी है, एएफएम में भी है, एसबीएल में भी है। सो आप समझो कितने सारे सब्जेक्ट्स में, आउट ऑफ 13 सब्जेक्ट्स 9 सब्जेक्ट्स हैव दिस चैप्टर, राइट। सो आप ये समझ लो कि इसका चैप्टर का इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस इतना ज्यादा है कि आपको इसका कोर, आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए लास्ट लेवल तक के लिए, राइट। व्हाई दिस चैप्टर इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्यों भैया ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो हर ही टॉपिक में इसको डाल दिया है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई पकड़ा दे तो आप इस सिचुएशन में होने चाहिए एज एन अकाउंट्स पर्सन, एज अ फाइनेंस बैकग्राउंड पर्सन, कि आप ये बता सको कि कंपनी अच्छी जा रही है कि बुरी जा रही है, कैसी जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हाउ द कंपनी इज गोइंग एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ व्यू ले लेते हैं कि कैसी चीजें होती है। सो रिकॉर्डिंग, जर्नल आप बनाते हो बेसिक एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, एंड देन समराइज और क्लासिफाई करते हो लेजर के थ्रू, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपका चेक पॉइंट होता है जहां पे हम उसको चेक करते हैं कि सब चीजें अभी तक जो हमने 2 स्टेप्स किए जर्नल और लेजर के वो सही किए कि नहीं किए। एंड देन उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी हमारी बैलेंस शीट, हमारा पीओएल, हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीजें बनती है। इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एनुअल अकाउंट्स भी कहते हैं क्योंकि एनुअली एक बार बनते हैं, साल में एक बार बनते हैं, राइट। तो ये बैलेंस शीट आपको आइडिया देती है कि आपके पास कितने एसेट्स लाइबिलिटीज है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, एग्जैक्टली बैलेंस शीट इज नथिंग बट अकाउंटिंग इक्वेशन। एसओपीएल, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, आपको आइडिया देता है कितने आपके एक्सपेंस है, कितनी आपकी इनकम है, और आपने साल भर में कुछ कमाया कि नहीं कमाया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बताएगी ओपनिंग में कैपिटल कितना था और आते आते साल के एंड आते आते क्लोजिंग में कितना रह गया। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इनफ है? क्या ये स्टेटमेंट्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि मेरी कंपनी अच्छा कर रही कि बुरा कर रही? वेल, अगर आपको लगता है कि आप पता लगा सकते हो तो मेरे पास आपके लिए एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ठीक है। और ये प्रॉफिट आ रहा है आपका, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ये बैलेंस शीट है। मैं एक काम करती हूँ आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, मैं बैलेंस शीट को बिल्कुल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सामने ले आती हूँ, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आपको मुझे देखकर बताना है कि कंपनी अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है, बढ़िया कर रही है कि इतना अच्छा नहीं कर रही, ठीक है। सो हियर वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, आई जस्ट ट्राई टू फिट इन थिंग्स, ठीक है। जब तक आप एनालाइज करो मुझे बताओ कि आपको लग रहा है कुछ कमेंट करने जैसा कि आप बोल सको कि हाँ कंपनी अच्छी चल रही बुरी चल रही। कंपैरिजन बेस चाहिए आयुषी, ठीक है। कंपैरिजन बेस चाहिए, मतलब चलो एक स्टूडेंट ने कुछ बात बोली है, मैं कंसिडर कर रही हूँ उसको कि हमको कुछ तो पिछले साल का फिगर चाहिए, ठीक है, बढ़िया। इस कारण से आपका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में आपको बोलता है कि आपको पिछले साल का कंपैरेटिव फिगर डालना ही डालना है। तो मतलब 2 कॉलम में आपका एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, 2 कॉलम वाले। एक कॉलम होगा, फर्स्ट वाला कॉलम होगा इस साल का, और जस्ट पहले वाला कॉलम होगा पिछले साल का। आपको चाहिए तो आप अपने इंटरनल पर्पस के लिए एक और कॉलम बना सकते हो बजट का, पर वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, बाहर वालों को नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके बजट्स क्या है उससे आपके इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं, बजट अच्छी हुआ नहीं हुआ उससे भी इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो और कुछ, चलो ठीक है, कंपैरिजन बेस नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ बता सकते हो, कंपनी बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है? एनी आइडिया, एनीथिंग यू कैन डिराइव फ्रॉम हियर? नहीं? वेल आपकी वाली सिचुएशंस तो नॉर्मल हमारे इन्वेस्टर की भी सिचुएशन होगी
क्योंकि हमारा इन्वेस्टर भी बोलेगा यार देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है चले। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अभी आए, ओके सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, ये चीजें मुझे इधर से नहीं समझ में आएगी, तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट चाहिए नंबर्स का। ये तो इतनी सारी फिगर्स देखकर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी क्या करे। तो इसको समझने के लिए, इसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेशियोज में इसको रिड्यूस करते हैं, राइट। सो व्हाट आर रेशियोज, व्हाट आर रेशियोज, ठीक है। तो जब हम रेशियोज की या इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रेशियोज एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो रेशियोज या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इन सारी फिगर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के हिसाब से होना चाहिए, मतलब ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। तो वी कैन हैव अ रिलेशनशिप ड्रॉन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, राइट। तो बेसिकली रेशियोज आपको रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन टू फिगर्स, कि यार ये इतना है तो ये इतना है, इसके कंपैरिजन में ये इतना है, अगर ये बढ़ेगा तो ये इतना बढ़ेगा, राइट। सो इट विल हेल्प यू इन प्रोजेक्टिंग द डेटा। से फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक रेशियो की बात करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं जीपी मार्जिन रेशियो। सबसे पहला हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी मार्जिन रेशियो। जीपी मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला, सिर्फ प्रॉफिट देखने से क्या होगा सुधांशु? अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर बताते हो मेरी कंपनी बढ़िया चल रही है, तो मैं आपको बोलूं कि चलो ठीक है और बढ़िया करना है, क्या करें, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ाना है, बताओ क्या करें। तो डिसीजन मेकिंग में आप सिर्फ स्टेटमेंट्स को यूज करके कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, बट आप जब इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करोगे तो आप बहुत सारा डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जीपी मार्जिन, काफी जनों ने फॉर्मूला भी दे दिया इतनी देर में, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो जीपी मार्जिन एग्जैक्टली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का सेल से रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर सेल्स बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हम अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि जनरली सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट एक प्रपोर्शन में ही बढ़ेगा, क्योंकि जनरली इसमें सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में अधिकतर वेरिएबल कॉस्ट आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर सेल बढ़ी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो अगर जीपी मार्जिन में को यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना हो जीपी मार्जिन, तो जीपी मार्जिन आ रहा है 41%, ठीक है, 41% जीपी मार्जिन। इसका मतलब ये कि अगर मैंने 100 रुपए की और सेल्स बढ़ाई तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 41 से बढ़ जाएगा। मैंने 200 रुपए की सेल्स बढ़ाई तो लगभग मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 82 से बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया रहता है जीपी मार्जिन का, वो बेसिकली रिलेशनशिप समझने के काम आता है, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दैट? सो आप जब एग्जिस्टिंग फिगर्स, जितनी फिगर्स आपको यहाँ पे दिख रही है, इनके बीच में जब हम इंटरकनेक्शन बिठाते हैं तो उसको हम इंटरप्रिटेशन प्रोसेस कहते हैं, कि हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि ये इतना इसका क्या रोल प्ले, राइट। जब इंटरप्रिटेशन पीओएल अकाउंट से रिलेटेड होता है, ये आपका पीओएल अकाउंट है, एसओपीएल, जब इंटरप्रिटेशन एसओपीएल से रिलेटेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करती है, आपको प्रॉफिट निकालने में मदद करती है। तो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी फिगर्स उठा के मैं रेशियो निकालूंगी, अधिकतर ये सारे रेशियोज होंगे आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। यहां तक आपका प्रॉफिट जज हो रहा है तो जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये वाला एरिया कवर करेंगे, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ लिक्विडिटी रेशियोज की, लिक्विडिटी क्या होता है, कितना हाथ में पैसा है, तो आपके करंट एसेट्स और आपके करंट लाइबिलिटीज ये बताते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो जनरली लिक्विडिटी रेशियोज कवर करते हैं, कि भैया पैसा कितना है अपने पास, अभी फिलहाल हाथ में कितना है, फ्यूचर में आने वाला है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, हाथ में कितना है और हाथों हाथ कितना देना पड़ेगा, राइट। दिस वाज प्रॉफिटेबिलिटी। तो आई जस्ट हाईलाइट इट इन ऑरेंज, और यही सेम हाईलाइटिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, सो यू कैन कनेक्ट। दिस वाज लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी किससे रिलेटेड हो गई, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब बचा मेरा गियरिंग। सो गियरिंग आपको ये बताता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, डेट का कितना, इक्विटी का। तो गियरिंग इज काइंड ऑफ गोना स्टडी दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपका गियरिंग हो गया।
वैसे हम एसेट रेशियोज के बारे में भी आगे देखेंगे कितने, पर वो अभी अपने इतने सिलेबस में डिटेल में नहीं। कभी कभी हम परसेंटेज देखते हैं, कितना वर्किंग कैपिटल है, कितना फिक्स कैपिटल एसेट्स है, सो फिक्स और ऑपरेटिंग के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ। फॉर नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। 3 थिंग्स: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, गियरिंग रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताएगा कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, या कुछ चेंजेस हुए प्रॉफिट में तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो बताएगा हमारे पास हाथ में कितना पैसा है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है और हाथ में कैश होना भी जरूरी है। गियरिंग रेशियो बताएगा कि हमारे ऊपर कितना डेट है। बहुत ज्यादा लोन में होंगे तो रिस्क है, कंपनी बंद हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द 3 रेशियोज वी हैव टू स्टडी। हर रेशियो के साथ हम लॉजिक देखेंगे कि इस रेशियो को पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं। एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको बोल देता है रेशियोज निकालो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नॉलेज और स्किल लेवल पे आते हैं, राइट। और दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको बोलता है कि अच्छा ये रेशियो बढ़ गया, ये रेशियो घट गया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। 4 ऑप्शन दे देता है ए और बी सेक्शन वाले क्वेश्चंस में, कि इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अच्छी जा रही है, या कंपनी की सेल्स बढ़ गई है, या व्हाटएवर। तो आपको कुछ 4 ऑप्शंस देगा, तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए रेशियो का, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ। स्किल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे तो जनरली कमेंटिंग वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको रेशियो निकालने और उसके ऊपर कमेंट करना है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा, और केस से रिलेटेड कमेंट होना चाहिए, राइट। लेकिन हम नॉलेज लेवल से उसकी प्रैक्टिस चालू करते हैं, क्योंकि अब आजकल नॉलेज लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस देने लग गए जहां पर केस दे दिया, रेशियो के बारे में दे दिया, एंड यू हैव टू गेस व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। ओके, सो हियर इन फर्स्ट वील स्टार्ट ऑफ विद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? सबसे पहले तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, आपके हाथ में जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 3 मेन रेशियोज हैं, हालांकि हम 4 निकालेंगे, 3 मेन रेशियोज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर मैं रेशियोज की बात करूं, जैसे मैंने कहा, देयर विल बी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गियरिंग, एफिशिएंसी रेशियोज। बहुत सिलेक्टेड एडवांस लेवल के सिलेबस में, तो जो एडवांस लेवल वाले वो अलग से उनकी क्लास में करेंगे हम ये, राइट। सो वी स्टार्ट ऑफ विद प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला रेशियो कौन सा आ रहा है? टर्नओवर। यहाँ चौथा टर्नओवर रेशियो भी करेंगे हम, जीपी मार्जिन रेशियो। चले ठीक है, जीपी मार्जिन अभी हमने देखा, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताएं, जीपी, कंपनी का जीपी मार्जिन रेशियो पिछले साल था 50%, इस साल हो गया 30%। चलो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जीपी मार्जिन किस कारण से कम हुआ होगा। जस्ट यूज योर आईक्यू, क्या रीजन हो सकता है जीपी मार्जिन कम हो गया होगा? भैया बड़ा सिंपल है। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स से ही मेरा जीपी मार्जिन निकल रहा है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जीपी, तो या तो ये बढ़ गया होगा, या तो ये इंक्रीज हो गया होगा, या तो ये डिक्रीज हो गया होगा। पर मेरा सवाल ये है कि सेल्स प्राइस और सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आपका टोटल सेल्स आता है, तो आपका सेल्स प्राइस घटा होगा या सेल्स क्वांटिटी घटा होगा, या दोनों के घटने से जीपी मार्जिन कम हो सकता है? जवाब है सेल्स प्राइस। वेरी गुड, नॉट क्वांटिटी। हम जनरली मान के चलते हैं, आपको ध्यान होगा मैंने अभी बोला, हम जनरली मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट होगा, है ना। अगर क्वांटिटी कम होगा तो कॉस्ट भी तो कम हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? क्वांटिटी के साथ बदलता है, देखो करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई इट। अगर आप पेंसिल बेच रहे हो, ठीक है, आपने 50 पेंसिल बेची, एक पेंसिल 50 रुपए की है, ठीक है, एक पेंसिल 50 की है और उसका कॉस्ट है 30 का, बड़ी महंगी पेंसिलें बेच रहे हो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20। कितना परसेंटेज हो गया? 20 अपॉन सेल्स इंटू 100, 40%। अब आपने पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब आप 50 की जगह मे बी से 200 पेंसिल्स बेच रहे हो, विच इज 4 टाइम्स दिस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या हो जाएगा? 120, 4 गुना हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80।
अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 40। लॉ ऑफ एवरेजेस, वो न्यूमरेटर से ने भी 3, न्यूमरेटर को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 कैंसिल हो गया, परसेंटेज तो सेम रहा, राइट? तो जीपी मार्जिन जो है वो चेंज इन सेलिंग प्राइस के कारण चेंज हो सकता है, चेंज इन कॉस्ट के कारण चेंज हो सकता है, सेल्स मिक्स चेंज हो गया, मतलब आप टेबल कुर्सी सब चीजें बेच रहे हो, ठीक है, तो कोई चीज आपने ज्यादा कोई चीज आपने कम बेच दी, तो उसके कारण हो सकता है ना? चेंज इन यूनिट्स, यूनिट्स के कारण हो सकता है, राइट? ओके, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यूज कर रहे हैं। जागो जागो, चेंज इन यूनिट्स के कारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पर चेंज इन सेल्स मिक्स के कारण हो सकता है। इसका मतलब टेबल कुर्सी और फैन, सपोज टेबल चेयर और सोफा बेच रहे हैं, ठीक है, तो पहले सोचा था 100 टेबल बेचेंगे, 100 चेयर बेचेंगे, 100 सोफा बेचेंगे, और सोफा बहुत प्रॉफिटेबल है, पर फिर बाद में आपने क्वांटिटी चेंज कर दी, मतलब मिक्स चेंज कर दिया, नॉट एग्जैक्टली द क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे आपने टेबल 200 बेचना चालू कर दिया, चेयर आपने 100 ही बेची जो टारगेट था, और सोफा आपने 50 बेचा, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कम बिकने लग गया, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कम बिकने लग गया, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन डिप हो जाएगा, ठीक है? आपने पॉलिसीज चेंज कर दी जिसके कारण लेबर एफिशिएंट हो गया, कॉस्ट कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या नई मशीन ले आए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, राइट? वैसे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक समझदार स्टूडेंट वही होता है जो जवाब देता है कीपिंग इन माइंड द एंटायर सिचुएशन, ठीक है? तो अगर आपको केस दे रखा है तो आपको केस को पढ़ना है, केस में सोल्यूशन ढूंढना है और उसके हिसाब से जवाब देना है, कोई रैंडम जवाब नहीं देना है, राइट? आई जस्ट ओपन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें जीपी मार्जिन एक एक रेशियो के हिसाब से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर जीपी मार्जिन कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो वो किसके कारण बढ़ रहा है, एंड द आंसर हैज टू बी केस स्पेसिफिक, मार्क्स तभी मिलेंगे। और मेजोरिटी स्टूडेंट्स काफी अच्छा करके आते हैं रेशियो में, एटलीस्ट उनके हिसाब से तो वो काफी अच्छा करके है, पर उनको समझ में नहीं आता कि मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे है ना? तो उस सिचुएशन में आपको ये समझना है कि रेशियोज में इट शुड बी ऑलवेज केस स्पेसिफिक आंसर्स। सेकंड, आई जस्ट ओपन दिस अप। सो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं, इस क्वेश्चन में आपने पहला जीपी मार्जिन निकालना है और केस को पढ़ के जहां पे जो भी आपको अपनी रिलेवेंट लाइन लग रही है वो उठा के आपको मुझे बताना है कि अगर जीपी मार्जिन चेंज हुआ है तो किस कारण से चेंज हुआ है, ठीक है? तो हमको जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जनरली ये जो डेटा दे रखा है किसी काम का नहीं है, जबकि रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला होता है जो पूरा बैलेंस शीट पीओएल के बाद दे रखा होता है, क्योंकि आपका कमेंट इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है। जीपी मार्जिन के लिए आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, तो मैं आपको फिर सीधा पीओएल अकाउंट पे लेकर जाती हूँ। डन, टेकन द स्क्रीनशॉट। एक और लाइन जो बहुत काम की होती है क्वेश्चन में, जो अगेन स्टूडेंट इग्नोर करता है, वो होती है फर्स्ट वाली 2-3 लाइनें जो जनरली वो देता है। शायद इन लाइनों में कई बार कंपनी की डिटेलिंग, कंपनी का कुछ बेसिक डिटेल पर डाला हुआ होता है, वो स्टूडेंट इग्नोर कर देता है। तो ये लाइनें और लास्ट वाली लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कमेंट उसके हिसाब से होगा। चले ठीक है, यहाँ पे 2005 और 4, जैसे मैंने कहा कि पीओएल और बैलेंस शीट कंपेरेटिव ही बनता है, तो आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कंपेरेटिव डिटेल आराम से मिल जाएगी। अब यहां से बताएं क्या होगा जीपी मार्जिन। क्या बात है, बढ़िया। आई हैव गॉट आंसर्स ऑल्सो, कमेंट्स ऑल्सो। चलो, आपने जितने जनों ने निकाला है जीपी मार्जिन, तो बात तो क्लियर है कि जीपी मार्जिन गिर गया है, गिरा है कि बढ़ा है? कुछ जनों ने साल ऊपर नीचे कर दिए, ध्यान दे दो। 2015 पहले लिखा हुआ है, वो 4 बाद में लिखा हुआ है ना? तो क्या हो गया, जीपी मार्जिन गिर गया है। कैन यू टेल मी अ रीजन वाई, कम क्यों हो गया, क्यों कम हो गया? वेरी गुड फातिमा, रीजन, रीजन देखो, मेन चीज रीजन है। वेरी गुड प्रियांश,
जनरल रैंडम आंसर नहीं देने हैं एवरीबॉडी। इज इट आशीष? 1 सेकेंड, लेट मी चेक। कहाँ है कॉस्ट बड़ा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? किधर लिखा हुआ है कॉस्ट बड़ा है? आपको सीधा सीधा केस में अपन तुक्के नहीं लगा सकते ना, जब अपने को पहले ही पता है। ओके, इट्स लाइक दिस, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, आप क्या आंसर दे रहे हो, मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। आपका दोस्त आपके सामने आता है और उसके खूब सारे हाथ पे और सर पे पट्टी वट्टी बंधी हुई है, ठीक है? अभी आपको समझ में नहीं आता है कि वो उसको क्या हुआ। अब वो सामने से आ रहा है, आपको दिख रहा आते हुए खूब सारी पट्टियां बंधी हुई है। आपको लग रहा है शायद धूम स्टाइल में बाइक चला रहा होगा, स्टाइल मार रहा होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा। दूसरा आपको लगता है शायद सीढ़ी से गिर गया होगा। तीसरा आपको लगता है शायद बाथरूम से स्लिप हो गया, बाथरूम में स्लिप हो गया होगा, ठीक है? चौथा आपको लगता है किसी ने पिटाई करी होगी उसकी, ठीक है? बाद में वो आपके पास आता है और आपको बताता है कि मम्मी ने मेरे को बेलन से मारा है क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है? अब आपको पता चल गया ना, ठीक है? अब आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि बताओ उसको क्या हुआ, वो इतनी पट्टियों में आ रहा है, तो फिर आप उसको वही जवाब दे रहे हो, शायद बाथरूम में स्लिप हो गया होगा, शायद धूम स्टाइल में बाइक चला रहा होगा, शायद ये हो रहा होगा। आर यू फाइंडिंग दिस स्टूपिड? यस, इट इज स्टूपिड, क्योंकि आपको ऑलरेडी रीजन पता है कि उसको उसकी मम्मी ने मारा है, इसलिए उसकी हालत ऐसी है, ठीक है? तो अगर अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है आयुषी, अब आपको अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है कि ये प्राइस कट हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना वो कि मैंने प्राइस कटिंग करी है, उसके बाद आप आंसर में लिख रहे हो शायद कॉस्ट बढ़ गया होगा, शायद नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अरे तुक्के क्यों मार रहे हो? वो बता रहा है ना कि प्राइस कट कर दिया है, राइट? दिस इज व्हाई द एग्जामिनर्स डोंट गिव यू मार्क्स। जब आपको रेशियो का क्वेश्चन आता है तो इतना रट जाता है दिमाग में, ये रीजन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है। पर अब तो आपको क्वेश्चन में रीजन बता दिया उसने, आपको खाली उसको बताना है कि अच्छा ये रीजन के कारण इसका जीपी कम हो गया होगा, प्राइस सेल्स प्राइस कट कर दिए, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो उतना ही रहा होगा, है ना? अब नई मशीनरी इसने खरीदी है ताकि ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके। यहाँ कहीं नहीं कह रहा है कि नई मशीनरी के कारण कॉस्ट कम होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा। हम तो ये मानेंगे नई मशीन होती है तो ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि उसकी अग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटेजी है, वो अग्रेसिव सेल्स करने के चक्कर में प्राइस कट करने जा रहा है, और कट करे हैं इसने, और जिसके कारण उसका सेल्स भी बढ़ा है। देयर वाज वन वेरी गुड आंसर, प्रियांश ने बोला कि इसके कारण उसका सेल्स भी बढ़ा है, विच इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। शायद उसकी स्ट्रेटेजी के कारण उसका सेल्स बढ़ा है, लेकिन कंपेरेटिवली क्योंकि सेल्स प्राइस कम है तो जीपी मार्जिन कम हो गया, राइट? गॉट इट? क्लियर है? क्लियर एवरीबॉडी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला अपन रेशियो पढ़ते हैं, विच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज कर रहे हैं वो लोग, अगर डेप्रिसिएशन वो लोग चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बिल्कुल जो पंकज कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि नई मशीन के डेप्रिसिएशन चार्ज के कारण वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया। दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल, वेरी गुड, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, ठीक है? तो मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि मे बी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया हो, this you cannot write this, but you can obviously write this कि maybe cost of sales बढ़ गया because of the new machinery if they are charging the depreciation of the new machinery to cost of sales। तो क्योंकि आपको पूरी कहानी पूरी सिचुएशन पता है तो आप उससे रिलेट करोगे, इसको रैंडम चीजों से रिलेट नहीं करोगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? राइट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट, ओके, सो हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा आनंद उस केस में। अभी नेट प्रॉफिट के केस में अगर अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? एडमिन में, तो वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को कम कर देगा, ठीक है? अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक्चुअली हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन जनरली हम इसमें निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? एनीबडी रिमेम्बर्स व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? व्हाट इज, कहाँ पे मिलेगा? पीओएल में, यहाँ पे पीएल का फॉर्मेट दे रखा था। वेयर डू यू फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन? और क्या फर्क है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में और नेट प्रॉफिट में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू?
ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको अपन इंडियन लैंग्वेज में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बताता है कि कंपनी का जो बिजनेस आइडिया है वो कितना बढ़िया कर रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट तक आते आते हम टैक्स और इंटरेस्ट का खर्चा भी माइनस कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको बताता है कि मैनेजमेंट कितनी बढ़िया काम करे, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसका डिसीजन होता है कि किस कंट्री में अपने को ऑफिस खोलना है, तो टैक्स उस हिसाब से लगते हैं। मैनेजमेंट डिसाइड करती है कितना लोन लेना है, तो इंटरेस्ट उस हिसाब से लगता है। तो मुझे तो बिजनेस का एनालिसिस करना है, अभी भी बिजनेस के एनालिसिस पे हूँ, तो मैं जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिक करूंगी इस फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप नेट प्रॉफिट। तो कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन अपन यूज करते हैं इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पहले जीपी ले रहे थे, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेंगे। ये किस कारण से बढ़ सकता है या घट सकता है? वापस वही पॉलिसी चेंज किया हो तो जीपी गिरेगा तो ऑब्वियसली ये भी गिर जाएगा। अगर भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ नहीं है पर जीपी गिरा है तो ऑब्वियसली ये तो गिरना ही है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बदल जाए वो डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से, इस साल ज्यादा मार्केटिंग करी हो तो मार्केटिंग के खर्चे ज्यादा हो जाए, या बैड डेट्स बहुत हो जाए। यस, सो यही वापस ऑपरेटिंग जो वर्किंग साइकिल है उसमें कुछ गड़बड़ हुई हो तो फिर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिसीजन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो सकता है, राइट। या सेल्स वॉल्यूम से भी कम हो सकता है, परफेक्ट है। तो सेल्स वॉल्यूम कम हो गई तो ये इस पे फर्क पड़, सेल्स वॉल्यूम कम हो जाती तो जीपी मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ता पर नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। तो वॉल्यूम कम हो जाएगी तो फिक्स खर्चे तो उतने ही रहेंगे ना, वो थोड़ी चेंज होंगे, वहां पे इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके, सो अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लीज में लेना है या नई मशीन परचेज करना है। हाँ एक्चुअली अनंत हो सकता है वो डिसीजंस, क्योंकि लीज लोगे तो फिर वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा और मशीन परचेज करोगे तो उसका डेप्रिसिएशन एडमिन में आएगा, तो वो वाले चीजें आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट करेंगी अनफॉर्चुनेटली। तो वो वहां पे वो भी है डिसीजन मेकिंग का हिस्सा, बट हाँ दिस इज गोना अफेक्ट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे दे रखा है। आप वापस वही करेंगे, अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। आप एक्चुअली दोनों निकाल लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। अगर कम हुआ है तो क्या लगता है क्यों कम हुआ, और अगर बढ़ा है तो क्या लगता है क्यों बढ़ा है। लेट्स ट्राई दिस। घटा है कि बढ़ा है? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, दोनों ही घटे हैं। कैन यू टेल मी रीजन वाई, क्या रीजन हो सकता है क्यों घटा होगा? एनी लॉजिकल रीजन? जीपी रेशियो डिक्रीज हुआ इसलिए डिक्रीज हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड, वन ऑफ वेरी लॉजिकल रीजन। क्या जीपी कम होगा तो ये तो कम होगा ही होगा, और कुछ, और कुछ है रीजन? चलो चलो, अच्छा, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, कैसे क्रेडिट फैसिलिटी से कैसे हो जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा? अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स और नेट जीपी मार्जिन पे इम्पैक्ट देगा ना, ये तो रीजन आप जीपी मार्जिन में लिखना। लेकिन क्रेडिट अवेल करवाएंगे कस्टमर्स को तो फिर आपका नेट प्रॉफिट से क्या लेना देना? क्रेडिट अवेल कराएंगे तो कैश फ्लो पे फर्क आएगा, लिक्विडिटी पे फर्क आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे बढ़ेगा? तुम मुझे लॉजिकल रीजन बताओ, जस्ट डोंट गिव मी जनरल आंसर्स। क्रेडिट फैसिलिटी से तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा। हाँ सोचो सोचो, फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ मींस रिलाई ऑन लोन डिक्रीज हो गया। हाँ कुछ तो लोन पे ऑफ किया होगा। वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड, अमेजिंग। अरे यार आप सोचो, अगर मैं क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ा दूंगी तो मेरे बैड डेट्स होने के भी तो ज्यादा चांसेस हैं, इजंट इट? किसी के दिमाग में नहीं आया बैड डेट्स? प्राइस कट किया इसके कारण आपका जीपी मार्जिन कम हो गया। अभी जीपी मार्जिन कम हो गया तो ओब्वियसली मेरा नेट प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा, वहां तक तो आप सही थे। एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये मेरे प्रॉफिट्स पे कैसे इफेक्ट करेगा। सबको ही उधार पे सामान देने लग जाओ तो बैड डेट्स भी तो होंगे ना, बैड डेट्स नहीं होंगे क्या? तो बैड डेट्स का इम्पैक्ट आ जाएगा।
परचेजिंग एडिशनल मशीनरी, एक्स्ट्रा मशीन खरीद लिया आपने, तो अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं जा रहा होगा तो एडमिन में जा रहा होगा, और अगर एडमिन में जा रहा होगा तो वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पकड़नी थी यहाँ पे वो बैड डेट्स था। जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं वो तो सब यूज करने ही करने हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेलेवेंस है। अब आप रेलेवेंस बिठाओ, वो रेलेवेंस बिठाना आपका टास्क है। और ऐसा नहीं कि यही पॉइंट्स आएंगे, ये तो एक केस स्टडी है, अलग अलग तरह के पॉइंट्स आएंगे, तो आपको लॉजिक लगाना है कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है हम इस पे? ओके। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस में आता है कि दैट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज डिक्रीज, व्हाट कैन बी द रीजन, केस स्टडी नहीं है, ए सेक्शन पार्ट में आ रहा है, 4 ऑप्शन दे देता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको जो सबसे लॉजिकल रीजन लग रहा है वही लोगे जो इन सारे ऑप्शन में, तब ये वाला दिमाग लगाएंगे हम, है ना। लेकिन अगर केस स्टडी है तो केस बेस्ड आंसर देंगे। ओके, इसके अलावा और क्या रेशियोज हैं, और 2 और रेशियोज है जो हम देखेंगे यहाँ पे। एक है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम देखते हैं कि चलो प्रॉफिट कमा लिया, मिस्टर ए ने भी प्रॉफिट कमाया, मिस्टर बी ने भी प्रॉफिट कमाया, दोनों ने एक लाख कमाया, लेकिन ए ने 10 लाख का कैपिटल लगा के 1 लाख कमाया और बी ने 1 करोड़ का कैपिटल लगा के 1 लाख कमाया। तो डिफरेंस है कि नहीं, कौन बढ़िया कर रहा है भाई? मजा आता तभी है ना जब आप कम पैसा लगा के कमाओ, वेरी गुड। तो ए बढ़िया कर रहा है, ए इज डूइंग वेरी वेल, राइट। तो यहाँ पे आरओसी आपको एग्जैक्टली वही आइडिया देगा जो आपको यहाँ पे इस केस ने दिया। आरओसी का जो फॉर्मूला है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है। व्हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर जो लेती हूँ उस हिसाब से मैं न्यूमरेटर लूंगी। अगर मैं डिनोमिनेटर में इक्विटी ले रही हूँ, सपोज मैंने डिनोमिनेटर में लिया इक्विटी, है ना, तो इक्विटी के लिए रिटर्न क्या होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसका रिटर्न होता है? इक्विटी का। तो इक्विटी कैपिटल। लेकिन अभी इस वाले फॉर्मूले में आरओसी में हम कहते हैं हमको कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है। तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले रहे हो डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या लोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही इंटरेस्ट जाता है जो डेट को मिलता है, और उससे ही बाद में डिविडेंड जाता है जो इक्विटी को मिलता है। तो जो न्यूमरेटर होगा उसी हिसाब से डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो आरओसी का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है डेट प्लस इक्विटी, और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, सब बाकी बाहर वालों को देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, इसको कहते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या कहेंगे इसको? आरओई। अब अगर ये रेशियो पहले से बेटर हो गया या वर्स हो गया, उसका क्या रीजन हो सकता है? या तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ गया, अगर सपोज बेटर हो गया तो न्यूमरेटर है प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट बढ़ गया आपका, ठीक है। स्मॉल करूं, सॉरी, ओके। अगर ये रेशियो पहले से बेटर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, मैं वापस बता देती हूँ। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली बताता है कि मैंने कितना पैसा लगा के कितना बिजनेस से कमा लिया। बिजनेस से कमा लिया तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। कितना पैसा आपने लगाया? पैसा तो आपने 2 फॉर्म में लगाया, डेट और इक्विटी, ठीक है। तो आपने डेट कितना लगाया और आपने इक्विटी कितना लगाया, 2 फॉर्म्स में लगा हुआ है पैसा। So your formula will be operating profit divided by debt plus equity into 100. That is going to be ROCE. क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये समझ में आया? ठीक है। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न आया, तो न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, जो इक्विटी के लिए बचा, डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, ठीक है। अब ये किस किस कारण से बढ़ सकता है या घट सकता है? बढ़ तब सकता है जब डिनोमिनेटर के कुछ वैल्यूज कम हो जाए। हो सकता है मैंने डेट का रीपेमेंट कर दिया, इक्विटी तो कम नहीं हो सकता, इक्विटी तो लाइफ टाइम तक वही चलेगा अनटिल अनलेस कोई रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह होती है। तो या तो मेरा डेट कम हो गया तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ गए, कम भी हो सकता है, मैंने और लोन ले लिया, उल्टा भी हो सकता है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स घट गए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर रीजन नहीं हो सकता।
कन्वर्जन क्या होता है, डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए की इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहा ना। ये रीजन नहीं हो सकता, कंफ्यूज करेगा आपको क्वेश्चन में कि डिबेंचर इसी साल 1 लाख के डिबेंचर 1 लाख की इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो डिनोमिनेटर तो पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है ना, उससे रेशियो पे क्या फर्क आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है 1 लाख के डिबेंचर 2 लाख की इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, मतलब जो पहले 1 लाख था डिनोमिनेटर में, अभी वो 2 लाख हो गया डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो आपका रेशियो कम हो जाएगा, राइट। सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू हायर वैल्यू, 100 रुपए के डिबेंचर को अपन 200 रुपए रिटर्न पे कर दिया, या 200 रुपए का अपन ने शेयर दे दिया, तो दिक्कत आएगी, बाकी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कन्वर्जन से कभी भी रेशियो बिगड़ता नहीं है। ठीक है, गॉट इट। कौन सा प्रॉफिट यूज करेंगे इसमें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होगा, सारा शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ तो करंट लाइबिलिटीज है। इंटरेस्ट एक्सपेंस में चेंज आ गया कृतिक, तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे कोई फर्क आएगा क्या, नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उतने ही रहेंगे। डिनोमिनेटर में डेट या इक्विटी पे कोई फर्क आएगा कि नहीं, वो भी उतना ही रहेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से तो आरओसी चेंज नहीं होता है ना, उससे बाद में हम देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो चेंज हो जाता है, बाकी आरओसी चेंज नहीं होता। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दोनों डेटा दे रखे हैं जो आपको चाहिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब आप निकालो कितना आ रहा है आरओसीई, और अगर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है आपके हिसाब से। लेट्स ट्राई दिस। ROCE has decreased. Has it decreased for everybody? Has it decreased for everybody? Yes, okay. So अगर डिक्रीज हुआ है ROCE, तो क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, और बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, क्या रीजन हो सकता है। ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इज इट। ठीक है, हाँ ठीक है, और कुछ लॉजिक बताओ, लॉजिक किसी ने इसमें प्रॉपर लॉजिक ढूंढ दिया तो आई मीन ऑल प्रेज फॉर दैट स्टूडेंट। बोलो बोलो, कभी कभी है ना वो पार की नजर चाहिए होती है देखने के लिए चीजें। न्यू मशीन ली है तो क्या होगा, एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो जाएगी ना उससे आयुषी। न्यू मशीन से एफिशिएंसी कब कम होती है, क्या बात कर रहे हो, न्यू मशीन से तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। एनसीएल इंक्रीज हुआ है क्या निष्ठा, नॉन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है, देखो ध्यान से, कहाँ इंक्रीज हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी तो उल्टा डिक्रीज हो गया, उसके हिसाब से तो आपका रेशियो बेटर हो जाना चाहिए। क्या अब तुम रैंडम जवाब दे रहे हो, अब देखो रैंडम जवाब दे रहे हो, तुम्हें आगे दिख रहा है क्या है, क्या दिख रहा है, मोहन को उसकी मम्मी ने मारा है, फिर भी तुम बोल रहे हो शायद ये शायद वो, अरे बाबा, ये देखो जब लाइबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो तुम कैसे लिख सकते हो कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, देखो तो सही। वेरी गुड फातिमा, अमेजिंग, नाउ राइट आंसर आयुषी, राइट, वेरी गुड पंकज, वेरी गुड भैया, ये देखो दिख रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, एग्जाम में मैं आके आपके बदले नहीं ढूंढ सकती हूँ, वहां आपको देखना पड़ेगा। 50,000 रीवैल्यूएशन रिजर्व का आ गया, जो पहले नहीं था। रीवैल्यूएशन क्या, एक्चुअल प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, ऐसे ही आपने मशीन को रिवैल्यू कर दिया, लैंड को रिवैल्यू कर दिया, तो ये रीवैल्यूएशन के कारण, जो पिछले साल नहीं था, मशीन लैंड जिसकी भी वैल्यू बढ़ी तो पिछले साल भी बढ़नी चाहिए ना, तो इसके कारण एक तो फर्क आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, जब हमको लगता है कि कोई चीज फर्क दे रही है कंपैरिजन में, बीच में आड़े आ रही है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के कारण कोई फायदा तो टेक्निकली हुआ नहीं है हमको, एक काम करो, इसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, इसको ड्रॉप करके दोबारा आरओसी निकालो, बताओ कितना आ रहा है। तो यानी 376 की जगह यहाँ पे 326 यूज करो, नहीं अच्छा, ये तो रिटेन अर्निंग है, माय बैड, सॉरी, रिटेन अर्निंग तो वही रहेगा। हाँ, इसको ड्रॉप करके बताओ, 546 की जगह आप यहाँ पर यूज करो 496, ठीक है, जो भी आ रहा है टोटल। अब बताओ कितना आएगा, अब आरओसी कितना आ रहा है नया,
496 165 23 पॉइंट कितना आ गया नया आरओसी 36 आ गया और पुराना 2004 का कितना आ रहा था 32 आ रहा है सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं खाली 50,000 माइनस करना है इसमें से जो तुमने बेस लिया था वे 50,000 को इग्नोर कर देते 1,20,000 प्लस 376 165 प्लस 61,600 कितना आ गया 557 और 118 को डिवाइड करना है आई डोंट नो मेरा तो अच्छा सॉरी 340 ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करना है ठीक है 32 आ रहा है 32% आ रहा पुराना कितना आ रहा था पिछला वाला जो पिछले साल का 2004 का कितना आ रहा था 2004 का 48 आ रहा है तो 32 ठीक है स्टिल मैनेजेबल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम हुआ ही है वो तो हमको दिख ही रहा होता तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं ठीक है और कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है आपको कैपिटल तो ठीक है प्रीमियम ठीक है रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है ठीक है तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई विच इज अ गुड साइन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम तो प्रॉफिट क्यों आप डिविडेंड बांट ही नहीं रहे हो ऐसे तो कोई कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी तो उसका इक्विटी बढ़ता जाएगा अब इक्विटी बढ़ता जाएगा तो आप बोलोगे कि यार रिटर्न कम आ रहा है विच कैन बी वन ऑफ द रीजन क्योंकि अगर आप इक्विटी आप बढ़ाते जा रहे हो इसलिए कंपनी डिविडेंड भी बांटती है जानबूझ करके क्या डिविडेंड बांट दो नहीं तो इक्विटी बहुत ज्यादा दिखेगा और आपका आरओसी कम नजर आएगा राइट सो पहला चीज तो मेन रीजन कैन बी रिवैल्यूएशन रिजर्व दूसरा रीजन ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है फॉर मल्टीपल रीजंस तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन राइट ठीक है चले हम लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं अगला जो पोर्शन है वो है हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो व्हाट इज एसेट टर्नओवर रेशियो एसेट्स के हिसाब से नेट एसेट्स के हिसाब से कितनी सेल्स हो रही है ठीक है अब कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर मैं 1 लाख का कैपिटल डालू तो मैं सेल कितनी जनरेट कर पा रही हूँ क्योंकि रेवेन्यू भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेल ये बताता है कि कंपनी का ग्रोथ किस हिसाब से जा रहा है चलो आज अगर प्रॉफिट इतने बढ़िया नहीं है सेल बहुत चल रही है मतलब कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं तो बाद में जब कस्टमर्स एडिक्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के या कस्टमर्स रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे तब प्राइस बढ़ा देंगे तब प्रॉफिट बढ़ा देंगे ठीक है तो एक सेल्स अच्छा फ्यूचर इंश्योर करती है इसके लिए हम यहाँ पे सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर मींस सेल्स एसेट मींस नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर जनरली 1 से ऊपर होना चाहिए कि पूरे साल भर में तुमने 1 लाख का कैपिटल डाला और 1 लाख की सेल करी तो कोई मतलब ही नहीं है जनरली 12 13 14 जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा है कि 1 लाख का कैपिटल डाल के मैं 12 लाख की सेल कर पा रही हूँ क्योंकि वो साल भर की है ठीक है तो यहाँ पे अगर ये रेशियो अच्छा हो जाता है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मैंने सेल्स क्वांटिटी बढ़ा दी हो या सेल्स प्राइस में चेंज कर दिया हो या सेल्स मिक्स में चेंज कर दिया हो या कैपिटल में चेंज आ गया हो डेट पे ऑफ कर दिया हो ऐसा कुछ रीजन हो सकता है राइट तो अब यहाँ पर लास्ट चीज जो आपको निकालनी है एसेट टर्नओवर रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड वही लेंगे जो पहले लिया था दोनों सालों के लिए 50,000 अभी रहने दो आप एनालिसिस में ठीक है और आप न्यूमरेटर में क्या ले लोगे सेल्स ले लोगे ये रही आपकी सेल्स फिगर तो आपको बस सेल्स टर्नओवर एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है और बताना है कि एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ा कि घटा और अगर बढ़ा या घटा तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे right so the question is right here for you quickly calculate the asset turnover ratio क्या asset turnover ratio डिक्रीज हो रहा है और द सेल्स तो बढ़ गई है ये मत बोलना बिकॉज सेल्स हैज डिक्रीज क्योंकि सेल्स तो तुमको दिख रहा है कि सेल्स बढ़ गई तो ये बिल्कुल मत लिखना रीजन राइट लेकिन हाँ आप ये लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस लिखकर क्या मतलब होगा वैभव सेलिंग प्राइस लिखने का भी कोई सेंस नहीं है सेल्स तो टोटल बढ़ गई है ना आपकी यहाँ पे इजंट इट है ना और ऐसा तो है नहीं कि कैपिटल एकदम वेरिएबल कैपिटल होता है कि आज मैंने सेल्स क्वांटिटी बढ़ा दी तो मेरे को एकदम से कैपिटल बढ़ाना पड़ जाएगा इतने शॉर्ट टर्म में तो कैपिटल वेरिएबल नहीं होता जनरली कैपिटल फिक्स्ड ही एलिमेंट होता है राइट
तो आपका यहाँ पर सेल्स तो बड़ा है, बट एट द सेम टाइम प्रोपोर्शनेटली कैपिटल भी बड़ा है। एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का अगर बड़ा है, और दूसरा आपका ये जो रिटेन अर्निंग है बहुत ज्यादा रिटेन रह गया बिजनेस में बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट्स यू हैव अर्न्ड दिस ईयर, राइट। सो उस कारण से आपका, अब मैं बताती हूँ आपको, कई कंपनीज क्या करती है, कई कंपनीज ये जो पूरा 1,18,000 इसने जोड़ दिया ना इसमें रिटेन अर्निंग का, ये नहीं करती, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके जोड़ती है, क्योंकि बोलती है रिटेन अर्निंग तो हम साल के मिड का पकड़ेंगे ना कैपिटल, क्योंकि सेल्स पूरे साल भर की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल ईयर एंड का क्यों ले रही हूँ, फिर तो मैं कैपिटल ईयर मिड का ले लूं, जुलाई अगस्त का ले लूं। तो रादर देन टेकिंग दिस 376 एंटायर अमाउंट, आप उसका आधा रिटेन अर्निंग ले सकते हो, पर वो एडवांस लेवल में जब आपको बोलता है, और एक्चुअली एनालिसिस के लिए वही करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल में, लेकिन गुड न्यूज इज इक्विटी बढ़ा है। ऐसा नहीं है लोन बढ़ गया है, हमारी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल लग रही, कुछ ऐसा नहीं है, पर हाँ जितना हमारा इक्विटी बढ़ा है कंपेरेटिवली उतना हमारा सेल्स नहीं बढ़ा है, दैट्स द ओनली रीजन। शॉर्ट टर्म सोर्स से अप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म पे पॉसिबल, शॉर्ट टर्म सोर्स से लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हुई क्या आयुषी, ये जवाब देने से पहले भी तुमको वापस अपनी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस कैपिटल, और यहाँ पे फंड्स ब्लॉक हो गए हैं, यहाँ पे भी ब्लॉक हो गए हैं, पैसा तो यहाँ पे फंस रहा है क्योंकि आपने ज्यादा उधार देना चालू कर दिया, तो आपके पास पैसे कम पड़ गए, पर उसके लिए आपने शेयर तो कुछ रेज नहीं किया ना आयुषी, you have not raised any share, you have not raised any loan, आपने उल्टा लोन तो पे ऑफ कर दिया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे लोन पे ऑफ हो चुका है, और आप अगर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म सोर्स पे शिफ्ट कर रहे हो तो आपने कुछ तो किया होगा ना, तो शेयर रेज किया होगा या आपने लोन इशू किया होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अगर वैसा कुछ हुआ तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से उसको फाइनेंस करना चाहिए था, तो उसके कारण मेरे लिक्विडिटी रेशियोज खराब दिखेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो ना ओडी वगैरह दिख रहा है, तो मेरी करंट लिक्विडिटी पोजीशन बहुत खराब दिख रही है, पर इसका कैपिटल एम्प्लॉयड से और सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, खिचड़ी नहीं पकाएंगे वहां पे, ठीक है। डन। सो हियर वी आर डन विद द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एंड आपका कमेंटिंग एज आई सेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन अंडरस्टैंडिंग द रेशियो, क्योंकि रेशियो के फॉर्मूलाज तो कुछ है ही नहीं, बेसिक 5-10 फॉर्मूलाज है और बहुत ही रिपीटेड फॉर्मूला है जो आपने 12th में पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़े, हर बार ही पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ तो है नहीं रेशियो के फॉर्मूले में। बट जस्ट आपको ये चीज है कि, हाँ श्योर वैभव, ये चीज है कि आपको समझना है कि मुझे कमेंटिंग आनी चाहिए, मुझे रीजन पता होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट। देखो फॉर्मूला तो आपके मैनेजर को भी इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक है। मैनेजर आपके ऊपर क्यों डिपेंडेंट है कि आप उसको समझा पाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन हिम दैट, आप लायक अकाउंटेंट हो, नहीं तो आप नालायक अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो फिर उस केस में आप एग्जामिनर को भी समझाना चाहिए, नहीं तो आपको आगे वाले लेवल पे जाने नहीं देगा, ठीक है। ये आ गया आपका आरओसी और एसेट टर्नओवर। अब आ जाते अपन इस वाले पे, ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। डन। सो हियर वी आर डन विद द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 2 रेशियो हमारा और बाकी है, लिक्विडिटी और गियरिंग।